हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटा, तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक चैप्टर नंबर 3 ऑफ बीएसटी, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट का लास्ट टॉपिक है बेटा। ठीक है। और टॉपिक आपके सामने दिख ही रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है बेटा, डीमोनेटाइजेशन, है ना। अब डीमोनेटाइजेशन है क्या एक्चुअली। आप देखो बेटा, पहले तो इस पिक्चर को देख पा रहे हैं। इस पिक्चर को देखिए बेटा ज़रा ध्यान से। इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि एक तरफ तो एक जो पैसे का घड़ा है खाली है, एक तरफ जो पैसे का जो घड़ा है वो भर गया है। तो दोनों में डिफरेंस जो है ये आप समझ पाएँ, तो उसके लिए पहले आपको समझना है कि डीमोनेटाइजेशन है क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज़ डीमोनेटाइजेशन। यस, डीमोनेटाइजेशन इज़ द विड्रॉवल ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन। ठीक है, क्या है कि एक फॉर्म ऑफ करेंसी, हर एक कंट्री की अपनी करेंसी है बेटा, है ना। कहीं पर डॉलर्स चलते हैं, कहीं पर दिनार हैं, कहीं पर रुपीज़ है ना, कहीं पर यान है। तो मतलब हर एक कंट्री जो है उसका अपने करेंसी का नाम है। तो इंडिया की जो करेंसी है उसका नाम क्या है, इंडियन रुपीज़, है ना। तो जो इंडियन रुपीज़ जो है यहाँ पर करंट उस करेंसी की हम बात कर रहे हैं। तो डीमोनेटाइजेशन उसके केस में हुआ था कि विड्रॉवल ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करेंसी, मतलब अब हमारी जो करेंसी है बेटा इंडियन रुपीज़, वो कई फॉर्म में है। वो सिक्के के फॉर्म में भी है और वो नोट के फॉर्म में भी है, कॉइन्स भी हैं और नोट्स भी हैं, है ना। नोट्स हमारे पास देखो, पहले 1 रुपये के नोट्स जो है आते थे, 2 रुपये के भी थे, 5 के भी हैं, 10 के भी हैं, 20 के भी हैं, 50 के भी हैं, 100 के भी हैं, है ना, 200 के भी हैं, फिर उसके बाद 2000 रुपये के हैं, है ना। अब उससे पहले हमारे पास 1000 रुपये के नोट थे, 500 रुपये के नोट थे। तो हमें उनको क्या किया, हमने उनको बैन कर दिया। हमने मतलब कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर। ठीक है, तो यही बोलने की बात कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। डीमोनेटाइजेशन क्या है कि विड्रॉवल ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करेंसी की, पर्टिकुलर जो फॉर्म ऑफ करेंसी उसको आप विड्रॉ कर लो फ्रॉम सर्कुलेशन। ठीक है, जो सर्कुलेशन उसका चल रहा है इन इन बिटवीन द इकोनॉमी, जो उसका सर्कुलेशन फ्लो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, बोल रहे हैं इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ सीरीज ऑफ करेंसी विल नॉट बी अ लीगल टेंडर। जो करेंसीज हैं, ये सीरीज ऑफ करेंसीज हैं, वो अगर डीमोनेटाइज होगी, अगर हो जाती हैं तो उसके बाद वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। आप अगर पुराने वाला 1,000 का नोट लेके कहीं पर जाएं, उसको देने की कोशिश करें अब। ठीक है, आपको देखो यहाँ पर 500 1000 रुपये का जो नोट दिख रहे हैं, नीचे नीचे लिखा हुआ बैंड। तो अगर ये 1000 का नोट आप कहीं पर लेकर जाएं अभी और आप बोलें कि मुझे सामान दे दो, तो वो देगा सामान? नहीं देगा, बोलेगा कि ये हमारा नोट नहीं है, अब इस नोट की अब कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ कागज़ का टुकड़ा रह गया है ना। क्यों? क्योंकि अब वो लीगल टेंडर नहीं रहा। अब वो सरकार ने उसको एक जो बोलते हैं कि एक स्वरूप जो था उसका उसका ख़त्म कर दिया है ना। उसकी जो पावर थी उसको ख़त्म कर दिया है। हाँ जी, तो बोल रहा है द सीरीज ऑफ करेंसी विल नॉट एक्सेप्टेबल एज अ वैलिड करेंसी। तो जो सीरीज ऑफ करेंसी होंगी जो डिमोनेटाइज हो जाएंगी, जो लीगल टेंडर नहीं रहेंगी, अब वो वैलिड करेंसी के रूप में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन। क्लियर है। तो बोल रहा है व्हाट हैपन्ड इन डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन हुआ क्या था एक्चुअली। तो इसमें देखो बता रहा है ऑन 8 नवंबर 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ₹500 एंड 1000 रुपीज़ नोट विल नॉट बी अ लीगल टेंडर। मतलब 8 नवंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं हमारे, उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट के ऊपर बैन कर दिया कि अब ये नोट अब जो है इन फ्यूचर एज अ लीगल टेंडर हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इट मीन्स कि 500 एंड ₹1000 नोट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनी वन। कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा अब, एक्सेप्ट द ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की थी, क्योंकि जो लोगों के पास पैसा है उसको बेटा वापस में तो ले, मतलब उसको वो गवर्नमेंट चाहती थी कि वो पैसा दोबारा से वापस आए और उनके बदले में उनको नई करेंसी मिल जाए, है ना। तो पब्लिक कैन डिपॉजिट द चेंज, पब्लिक कैन डिपॉजिट एंड चेंज द करेंसी फ्रॉम द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस टिल 30 दिसंबर 2016। तो मतलब ये 30 दिसंबर 2016 की लास्ट डेट रखी गई थी कि आप इस डेट तक अपने पास जो भी पैसा आपके पास रखा है उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए न्यू रुपीज़ में। ठीक है, हाँ जी।
तो ये नहीं है कि बेटा डीमोनेटाइजेशन इंडिया में पहली बार हुआ है, इससे पहले भी 2 बार डीमोनेटाइजेशन हो चुका है, तो उसकी हिस्ट्री आपके सामने है। बट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडियन करेंसी इज डीमोनेटाइज्ड इन इंडिया। बोल रहा है अर्लियर इट वाज डन इन 1946। 1946 में हुआ था विद द कंप्लीट बैन ऑफ ₹1000 एंड ₹10,000 नोट्स, मतलब 1000 का और 10,000 का जो नोट था उसको ऊपर बैन किया गया था, ठीक है, टू डील विद द अनअकाउंटेड मनी। अनअकाउंटेड मतलब कि उस टाइम जो ब्लैक मनी का जो प्रकोप था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसको डील करने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। सेकेंड टाइम इट वाज डन इन 1978 बाय द गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई, ठीक है। जो मोरारजी देसाई थे उस टाइम पर उनकी गवर्नमेंट थी वहाँ पर 1978 में, तो उन्होंने इस चीज़ को बैन किया था, किस चीज़ को, ₹1000, ₹5000 एंड ₹10,000 के नोट को उन्होंने डीमोनेटाइज किया था उस टाइम पर। क्लियर बेटा। और जो रिसेंट 2016 में हुआ है 8 नवंबर 2016 को, वो आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो मेजर एम क्या है डीमोनेटाइजेशन के, तो डीमोनेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी बेटा, इसका एम क्या था, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे अभी। तो बोल रहा है देयर कैन बी मैनी कॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन इन एनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में डीमोनेटाइजेशन अगर किया जाता है बेटा तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ कारण आपके सामने हैं, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है जब पैसों की बहुत सारा काला धन जो इकट्ठा हो जाए, तो उसको अगर आपको निकलवाना है तो आपको डीमोनेटाइजेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। करप्शन जैसी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करना हो तब आपको डीमोनेटाइजेशन करना पड़ सकता है। फेक करेंसी इन द इकॉनमी अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होगी, मान लो कि जैसे 500 के जो पुराने नोट थे वो किसी ने फेक बहुत ज़्यादा बना दिए और वो पूरी इकॉनमी में सर्कुलेट हो जाते हैं, तो उसको भी आपको बैन करना पड़ सकता है। फिर बोल रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी उसको इकट्ठा जो उसका एक्यूमुलेशन हुआ है उसको उन लोगों से निकालने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, डीमोनेटाइजेशन कर सकते हैं। टैक्स एवेजन कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं लोग, उसको भी, उससे भी हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को भी हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डीमोनेटाइजेशन कर सकते हैं बेटा। तो इसके कुछ फीचर्स हैं बेटा, ठीक है। पहला फीचर क्या है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स, ठीक है। तो इसका मेन डीमोनेटाइजेशन का मेन फीचर में आ जाता है कि अगर आपको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली करना है तो उसके लिए डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा पहलू है कि अगर आप प्रॉपरली कई लोग टैक्स प्रॉपरली नहीं दे रहे हैं, तो उनसे अगर टैक्स निकलवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी जो मनी है उनको डिस्क्लोज करवाना पड़ेगा, और डिस्क्लोज करवाने के लिए ये बेस्ट तरीका रहता है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आप हर साल या हर 2 साल बाद डीमोनेटाइजेशन कर दें। इसके लिए मतलब इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी के अंदर काफ़ी उलझनें क्रिएट हो जाएंगी और इकोनॉमी का जो सिस्टम है वो ऊपर नीचे हो सकता है बेटा। अगला पॉइंट है मेजर टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लाइंस। अब टैक्स के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हम डीमोनेटाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मेन फीचर आ जाता है उसका ये। फिर बोल रहा है एम्स टू क्रिएट अ लेस कैश और कैशलेस इकोनॉमी। अगर आप चाहते हो कि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो डीमोनेटाइज करके उनका पैसा वापस लेकर के उनके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर किसी और तरीके से उनको वापस कर सकते हैं, जिससे कैशलेस इकोनॉमी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। फिर बोल रहा है चैनलाइजिंग ऑफ सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो लोग कई बार क्या होता है कि घर में ना सेविंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, और सेविंग करने से क्या होगा कि अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर सेविंग ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा जो बाकी फंक्शंस हैं, तो इनकम जनरेशन के फंक्शन वो डाउन चले जाएंगे। क्या वो सेविंग का मतलब क्या है कि आपने विड्रॉवल कर लिया मनी को, ठीक है, और आप अगर विड्रॉल कर लोगे मनी को फ्रॉम द इकोनॉमी तो इकोनॉमी के अंदर प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए डीमोनेटाइजेशन करेंगे तो जितनी भी सेविंग आपको निकाल के देनी पड़ेगी, उससे क्या होगा, चैनलाइजिंग होगा उस सेविंग का इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव वे इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। क्लियर है बेटा। हाँ जी। अब डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट देखो बेटा, ये मेन पॉइंट है। तो हम बात करें मनी के ऊपर या इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, तो जो कैश ट्रांजेक्शन थी बेटा वो कम हो गई थी, है ना। कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर फोकस क्या हुआ था, वो डिक्लाइन हो गई। हम बात करें बैंक डिपॉजिट की तो इंक्रीज़ हो गए कि लोगों के बैंक जो भी पैसा था उन्होंने बैंक में ट्रांसफर अपना जमा करवा दिया, ठीक है। इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग, जो उनकी फाइनेंशियल सेविंग थी वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। फिर प्राइवेट वेल्थ की बात करें तो प्राइवेट वेल्थ क्या डिक्लाइन हुई, क्योंकि सिंस सम हाई डिनोमिनेशन नोट वर नॉट रिटर्न। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पैसे वापस नहीं किए, क्योंकि उनको डर था कि उनको माइंड में ये था कि पैसे वापस कर देंगे तो इसका जो उनको पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस करके कई लोगों ने क्या किया, हाइड कर दिया अपने जो पैसों को, नोट्स को बाहर नहीं निकाला, रिटर्न वापस नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न नहीं करेंगे तो उनकी वो पैसा की बाद में वैल्यू जीरो हो जाएगी और उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी।
तो इसलिए प्राइवेट वेल्थ क्या होगी, डाउन। रियल एस्टेट के प्राइस क्या हुए, डाउन चले गए, ठीक है। फिर बात करते हैं पब्लिक वेक्टर वेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा बेटा उसके ऊपर, ठीक है। फिर बात करते हैं डिजिटलाइजेशन के ऊपर, तो डिजिटलाइजेशन का जो सिस्टम था इंक्रीज़ हुआ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़नी स्टार्ट होगी, ठीक है। और जैसे रुपे, ठीक है, और अपना ये AEPS जो है ये अपने स्टार्ट हो गए। फिर रियल एस्टेट की बात करते हैं तो प्राइस डिक्लाइन हुए, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ हुआ, है ना। टैक्स कलेक्शन क्या हुआ बेटा, इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए इंक्रीज ड्यू टू डिस्क्लोजर। अब इंक्रीज कैसे हुआ, क्योंकि हर एक बंदे ने क्या कर डिस्क्लोज करना स्टार्ट किया उसको कि भाई हमारे पास इतना पैसा है, हम इसको अगर देंगे, शो करेंगे तो हमें उसके लिए टैक्स भी भरना पड़ेगा, है ना। तो ये डिमोनेटाइजेशन के कुछ इम्पैक्ट रहे थे। तो बेटा डिमोनेटाइजेशन में हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, हमने इसके मीनिंग पढ़े, इसका फीचर पढ़ा, इसके एम्स पढ़े और इसका इम्पैक्ट पढ़े, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ लेना बेटा, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं और बहुत ईजी और सरल टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आप कर लेना बेटा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। तो अब चैप्टर नंबर 4 को हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले चैप्टर नंबर 3 तक आप बेटा इसको ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर जब तक करते हैं तब तक के लिए थैंक यू।